कक्षा 7 बसंत भाग 2। पाठ का नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय, जिसे लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। यह पाठ मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखित एक लेखा जोखा है। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। इस पाठ में उसी आश्रम के व्यय के अनुमान का विवरण दिया गया है। तो आइए अब आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ का सारांश समझ लेते हैं। बच्चों, इस चित्र में आप साबरमती आश्रम देख रहे हैं, जो अहमदाबाद में है। इसे गांधी जी द्वारा बनाया गया था। साबरमती आश्रम को बनाने में क्या क्या खर्च होगा, उसका लेखा जोखा देखते हैं कि आरंभ में आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 40 से 50 और 10 अतिथियों, जिनमें 3-4 परिवार सहित होंगे। आश्रम के मकान के लिए 50,000 वर्ग फुट ज़मीन की ज़रूरत। आश्रम में रहने वाले कमरों के अलावा 3 रसोई घर और 3,000 पुस्तकें रखने के लिए पुस्तकालय और अलमारियां। बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि गांधी जी आश्रम में आए अतिथियों के साथ हैं। आइए अब आश्रम के खर्च का लेखा जोखा देखते हैं। खेती के लिए 5 एकड़ ज़मीन और उसके साथ साथ 30 लोगों के काम के लिए खेती, बढ़ई और मोची के औजार। इन औजारों का कुल खर्च 5 रुपये तथा रसोई के ज़रूरी सामान का खर्च 150 रुपये तथा प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 10 रुपये तय किए गए। सामान लाने व मेहमानों के आने जाने के लिए बैलगाड़ी का तथा आश्रम में एक वर्ष में 50 व्यक्तियों का औसतन खाने और रसोई के बर्तनों का वार्षिक खर्च 6,000 रुपये तय हुआ। गांधी जी ने कहा, इसके लिए अहमदाबाद को ऊपर का खर्चा उठाना चाहिए। यदि ऐसा करने हेतु अहमदाबाद तैयार नहीं, तो वे ऊपर का खर्च का इंतज़ाम कर सकते हैं। इस लेखा जोखा में गांधी जी ने लोहार, राजमिस्त्री और शिक्षण संबंधी खर्च शामिल नहीं किया था। अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम का संविधान खुद गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि गांधी जी भारत का निर्माण स्वावलंबन, परिश्रम और आत्मनिर्भरता के साथ करना चाहते थे। आइए अब इस पाठ से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों को समझते हैं। पहला प्रश्न है कि आश्रम का अनुमानित व्यय, इस पाठ से आपने जो सीखा उसे लिखिए। इसका उत्तर समझते हैं कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा बहुत ही सोच समझकर बना लेनी चाहिए, ताकि उस पर होने वाले अनुमानित खर्च के बारे में जाना जा सके। साथ ही हमें आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें कभी भी किसी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए और अतिथि सेवा के प्रति हमें सदा तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, बसूले क्यों खरीदना चाहते होंगे? इसका उत्तर समझते हैं। भारत में बहुत से काम लोग खुद न करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी अपना सारा काम खुद करते थे और दूसरों को भी अपना काम
खुद करने की प्रेरणा देते थे। यही कारण था कि गांधी जी ने आश्रम के लिए छेनी, हथौड़े, बसूले खरीदना चाहते थे, ताकि लोग कुटीर उद्योग, लुहार व बढ़ईगिरी आदि को बढ़ावा दें तथा छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह न ताके। अगला प्रश्न समझते हैं। इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या-क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? उत्तर समझते हैं। अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों को भली भांति समझ सकते हैं। स्वावलंबन की भावना का विकास करना, अतिथि सत्कार करना, ज़रूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, बेरोजगार लोगों को आजीविका प्रदान करना, श्रम का महत्व समझना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखे, खादी आदि से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना, सहयोग की भावना का विकास। इस आश्रम की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार आत्मनिर्भरता है।